जय हिंद मास्टर व्यूअर्स, एक बार फिर हम जुड़ चुके हैं अपने CUET के अकाउंट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन वाले बैक टू बैक सीरीज़ में, जहां हम लोग सॉल्व कर रहे थे अकाउंटिंग के 20 अगस्त 2022 में शिफ्ट 2 के पेपर को, जिसमें अब तक हमने सॉल्व कर लिया है क्वेश्चन नंबर 1 to 25। और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैंने आपको एक होमवर्क दे रखा था जो कि आपको करना था, और मैंने देखा कि एक भी कमेंट्स मुझे नहीं मिला उस आंसर का जो मैंने पूछा था। डिससेटिस्फैक्शन हुई, पर कोई नहीं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और अंत में, इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि उसका आंसर क्या था और वो कौन से क्वेश्चन नंबर की बात हो रही थी। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 25 तक सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 26 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक्स लिमिटेड हैज़ अ करेंट रेशियो ऑफ 3.5:1 एंड क्विक रेशियो 2:1। इफ एक्सेस ऑफ करेंट एसेट्स ओवर क्विक एसेट्स रिप्रेजेंटेड बाय इन्वेंट्रीज इज ₹24,000, कैलकुलेट करेंट लाइबिलिटीज़। क्वेश्चन समझ में आया। अब देखिए, ये हम लोग कहाँ जा चुके हैं, हम लोग पार्ट बी के अकाउंटिंग रेशियो वाले चैप्टर में आ चुके हैं। और ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, और एक आपके पास स्पाई वाली बुद्धि होनी चाहिए, जिसमें आप डिटेक्ट कर पाओ कि कैसे कैसे हम अपने उस लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं जो हमें जानना है। जैसे कि इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या जानना है कि करेंट रेशियो क्या है, 3.5:1 दिया है, क्विक रेशियो ये है, एक्सेस ऑफ करेंट एसेट्स ओवर क्विक एसेट्स हमें बताया गया है, कैलकुलेट करेंट लाइबिलिटीज़ को बताना है। तो देखिए अब ऐसे क्वेश्चंस को जो रेशियो दिया होता है और एक आध वैल्यू दे दी होती है, ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग ना लीनियर इक्वेशन वाले तरीके से सॉल्व करते हैं, तो बहुत आसानी से सॉल्व हो पाता है। चलिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि करेंट रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, करेंट रेशियो इज इक्वल टू करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लाइबिलिटीज़। बोलिए होता है कि नहीं। और ये सबसे आसान फॉर्मूला है अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर का, जो कि करेंट रेशियो का है। और करेंट रेशियो के ही परिवार का एक और है क्विक रेशियो, जिसको हम लोग बोलते हैं, और इसका क्या फॉर्मूला होता है, क्विक एसेट्स अपॉन करेंट लाइबिलिटीज़, या आप इसको क्विक लाइबिलिटीज़ भी कह सकते हैं। तो अब हमें एक लिंक ढूंढना है, हमें अपनी स्पाई वाली बुद्धि लगानी है कि कैसे हम करेंट लाइबिलिटीज़ तक पहुंच सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि हम लोग को रेशियो बताया गया है कि करेंट एसेट्स इज़ 3.5 एंड करेंट लाइबिलिटीज़ 1, उसी तरीके से क्विक एसेट्स हमारा है 2 और करेंट लाइबिलिटीज़ तब भी 1 है ना। तो कुछ बच्चे होते हैं जो इसमें x लगा देते हैं। इट मीन्स कि CA इज़ 3.5x एंड QA मीन्स क्विक एसेट्स इज़ 2x। तो हम लोग को एक चीज़ और बताई गई थी ना कि एक्सेस ऑफ करेंट एसेट्स ओवर क्विक एसेट्स रिप्रेजेंटेड बाय इन्वेंट्रीज। अगर करेंट एसेट्स जो है क्विक एसेट्स से जो जितना भी एक्सेस है, वो डिफरेंस जो होगा वो इन्वेंट्रीज है। तो देखिए, हमने वही किया है। डिफरेंस हमें बताया गया है कि करेंट एसेट्स और क्विक एसेट्स का जो डिफरेंस है वो इन्वेंट्रीज के इक्विवेलेंट है। तो करंट एसेट्स को हम लोग कितना ले लेंगे, 3.5x। आप इसको 3.5x भी बोल सकते हैं, सिंपली 3.5 भी बोल सकते थे, ठीक है। और क्विक एसेट्स को हम कितना ले लेंगे, 2x ले लेंगे। और जब हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो बताइए क्या आएगा, 1.5x आएगा। और 1.5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24,000। तो अब आप ही बताइए, ये तो छोटा सा फॉर्मूला, क्या ये तो बचपन से हम लोग करते आ रहे हैं कि इफ़ यू वांट टू फाइंड x देन यू शुड कीप इट इन वन साइड सेपरेटली एंड अदर वैल्यूज विल बी ट्रांसफर टू द नेक्स्ट साइड। तो x क्या हो जाएगा, x हम लोग इधर अकेले कर देंगे जो कि लाइबिलिटीज़ को शो कर रहा है, और हम लोग 24,000 को 1.5 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर जो आएगा 16,000 आएगा। एंड दैट x इज इक्विवेलेंट टू करेंट लाइबिलिटीज़, और हमारा आंसर आ गया 16,000। ठीक है, बताइए समझ में आया आपको। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकते हो, या फिर व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हो। व्हाट्सएप नंबर पहले भी बताया गया है, एक बार फिर आपसे बता देता हूँ, 7239068888। आपको कोई भी कन्फ्यूजन लगता है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप पर्सनली मैसेज करके भी पूछ सकते हो, ओके। और अगर आपको ये क्वेश्चन तो दिख नहीं रहा होगा, मुझे पक्का यकीन है कि नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि मोबाइल से दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास खुद ये प्रिंट फॉर्मेट में नहीं है। ये मेरे एक यूट्यूब फ्रेंड ने ही मुझे बोला कि सर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए, तो उसने भी कहीं से लिंक दिया मुझे, तो लिंक के ज़रिए ही ये सॉल्व कर रहा हूँ। ये सेम पेपर आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और उसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। उस लिंक को आप ज़रूर से जाइएगा, विजिट करिएगा। उस पर आपको सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर के। उसमें अकाउंट्स, BST, इकोनॉमिक्स, लीगल स्टडीज़, बहुत सारे जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको, मुझे तो यकीन है कि सारे फुलफिल हो जाएंगे वहाँ पे। और एक नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर है। तो जो भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर है, उसमें से मैं पहले क्वेश्चन पेपर की बात कर रहा हूँ, जिसमें अभी तक हम लोगों ने 25 कर लिया था, और आज का टारगेट हमारा नेक्स्ट 25 क्वेश्चन, और ये हो जाएगा समाप्त। तो क्वेश्चन नंबर 26 समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 26 में कोई भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करना या फिर मैसेज करना, व्हाट्सएप करना, जरूर रिप्लाई दूंगा आपको। चलिए, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 इज व्हाट कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स आर आल्सो नोन एज। कंपैरेटिव स्टेटमेंट को और हम क्या कह सकते हैं भाई, तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट को हम लोग हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी कह सकते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ये बहुत आसान लगेगा। और डायनामिक एनालिसिस और वर्टिकल एनालिसिस एक ही होता है, ये दोनों अलग नहीं है। डायनामिक एनालिसिस और वर्टिकल एनालिसिस किसको बोलते हैं, डायनामिक एनालिसिस और वर्टिकल एनालिसिस कॉमन साइज स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं, और हॉरिजॉन्टल एनालिसिस जो होता है वो
वो हम लोग का कंपैरेटिव स्टेटमेंट होता है। तो ठीक है, इसके साथ साथ आपको ये भी पता चल गया कि हॉरिजॉन्टल हमारा कंपैरेटिव हो गया और डायनामिक और वर्टिकल दोनों ही कॉमन साइज स्टेटमेंट को कहा जाता है। और एनालिसिस की जब आप पढ़ाई उसमें करेंगे अपने चैप्टर में, तो उसमें दो और टाइप के एनालिसिस देखने को मिलते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, वो अलग है। वो डायनामिक और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इन सबसे मैच नहीं करता, वो दो अलग है, इंटरनल एनालिसिस और एक्सटर्नल एनालिसिस। ओके, तो ये बड़ा आसान सवाल था। क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हमसे क्या पूछ रहा है? द कंपनी परचेज अ प्लांट विद अ बुक वैल्यू ऑफ ₹1,90,000 फ्रॉम नेशनल विक्ट्री कंपनी एंड एग्रीड टू पे वाया इशूइंग 2,000 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। क्लियर हो गया? क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है। आप इशू ऑफ शेयर और इशू ऑफ डिवेंचर फॉर परचेस कंसिडरेशन आपने टॉपिक पढ़ रखा है, उसी से है ये क्वेश्चन। बोल रहा है कि थोड़ी सी तबीयत भी नहीं सही है और थोड़ा सा ज़्यादा ट्रैवल हो जाने के वजह से वीडियो भी अपलोड लेट होगा, एंड आई एम सो सॉरी फॉर दैट। और आप जैसा कि देख पा रहे हैं मुझे बार बार गला साफ़ करना पड़ रहा है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। इरिटेशन तो हो रहा होगा, मुझे यकीन है, क्योंकि मैं भी कोई वीडियो देखता हूँ और किसी यूट्यूबर द्वारा ऐसा कोई बिहेवियर हो रहा हो तो थोड़ा दिक्कत होता है। आई एम सो सॉरी, बट क्या करूँ, वीडियो भी बनाना ज़रूरी था, ये वीडियो लेट जा रहा है इसलिए सो सॉरी। चलिए अब क्वेश्चन को देख लेते हैं। कंपनी ने क्या परचेस किया है? कंपनी ने बुक वैल्यू 1,90,000 का एक प्लांट परचेस किया है। और किससे परचेस किया है? नेशनल विक्ट्री कंपनी से परचेस किया है। और कैसे पैसा पेमेंट करने का वादा हुआ है? 2,000 डिवेंचर्स, वो भी 10% वाले डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। ठीक है, डिवेंचर जो हम देने वाले हैं वो 100 रुपये का है, बट जिस समय हम दे रहे हैं उस समय डिवेंचर की कीमत डिस्काउंट पे है, यानी 5% डिस्काउंट कर देंगे तुम लोग, 95 रुपीज़ का डिवेंचर हम लोग उसको दे रहे हैं। ठीक है, तो बोला अमाउंट दैट विल बी क्रेडिटेड टू 10% डिवेंचर अकाउंट विल बी। बताइए वो अमाउंट क्या होगा जो 10% डिवेंचर अकाउंट के सामने लिखा जाएगा। तो देखिए व्यूअर्स, जो भी कभी भी हम लोग कैपिटल वाला जो टर्म होता है, जैसे हम लोग शेयर चैप्टर में थे, शेयर कैपिटल के सामने लिखा करते थे वैल्यू, उसी तरह डिवेंचर वाले चैप्टर में हम लोग 10% डिवेंचर के सामने ही कैपिटल की वैल्यू लिखते हैं। तो वो जो कैपिटल होता है वहाँ पर कभी भी हम लोग डिस्काउंटेड प्राइस को नहीं लिखते, कभी भी हम लोग प्रीमियम के साथ वैल्यू को नहीं लिखते, हमेशा फेस वैल्यू को लिखते हैं। हमेशा फेस वैल्यू को लिखते हैं। और वो फेस वैल्यू क्या है? हम लोग की 100 रुपये है एक डिवेंचर की, तो आप 2,000 का 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 2,000 का आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 लाख आएगा। बड़ा ही सिंपल आंसर था। बस यही है कि जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उसको सेकंड्स भी नहीं लगेंगे, ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, जिसमें 2 लाख आंसर है। 2 लाख विल बी क्रेडिटेड इन फ्रंट ऑफ 10% डिवेंचर अकाउंट। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29, जो भी सीक्वेंस हम लोग का चल रहा है उसमें क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल टेक्स प्लेस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ओकेजन। बताइए वैल्यूएशन कब होता है गुडविल का? तो गुडविल का वैल्यूएशन हम लोग देखिए इमरजेंसीज पे करते हैं। और आपको पता होगा ना कि गुडविल हम लोग कौन कौन सी जानते हैं? 2 टाइप की गुडविल होती हैं, एक परचेज गुडविल होता है और एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है। बोलिए याद है ना आपको ये बात? परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो जो हम वैल्यूएशन करते हैं वो परचेज गुडविल की करते हैं कि सेल्फ की करते हैं? जरा सोचिए तो भाई। देखिए जो परचेज गुडविल होगा वो तो किसी और क्या कंपनी का गुडविल होगा, तो वो अपना वैल्यू करेगा, हम अपना वैल्यू करेंगे, तो हमेशा अपने अपने यानी सेल्फ जनरेटेड वैल्यू का गुडविल करते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल का वैल्यू करते हैं। और कब करते हैं? इसके लिए कुछ इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट होता है तब हम करते हैं। लाइक जब चेंज इन पीएसआर होता है, जैसा कि आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है, वो भी सीक्वेंशली पढ़ा हुआ है। चेंज इन पीएसआर में आपने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल देखा होगा, गुडविल का यूज़ देखा होगा, एडमिशन में देखा होगा, रिटायरमेंट डेथ में देखा होगा, और एक और वर्ड जो हम लोग सुने होते हैं एमलगमेशन, यहाँ पर आपने देखा होगा। तो चलिए आइए अपने आंसर को इसमें से ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जब गुडविल की वैल्यूएशन होती है तो किस ओकेजन पर होती है। तो बताइए इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ न्यू बिजनेस, क्या नए बिजनेस के इनकॉर्पोरेशन पर हम गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे? नहीं भाई, बना ही नहीं अभी तो गुडविल, अभी तो हम नया बिजनेस रजिस्टर ही करें, गुडविल कहाँ से क्रिएट हो जाएगा? और क्रिएट ही नहीं हो तो वैल्यू कैसे कर लेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए इज नॉट करेक्ट। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यस एकदम करेक्ट है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे हम लोग गुडविल वैल्यूएशन करते हैं। एमलगमेशन करते हैं, यस करेक्ट है। एडमिशन में करते हैं। और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और क्लोजर ऑफ बिजनेस में हम गुडविल का वैल्यूएशन नहीं करते हैं। आपको पता होगा जो भी गुडविल होता है सेल्फ जनरेटेड, उसका वहाँ पर कोई यूज़ नहीं है डिसोल्यूशन चैप्टर में। तो इट मीन्स वेरी वेरी क्लियर आंसर है बी, सी और डी हम लोगों का करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन देखा जाए बी, सी एंड डी ओनली, ऑप्शन नंबर बी इज राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 29, बी, सी, डी ओनली। ठीक है, देखिए थोड़ा सा आज डिस्टर्बेंस हो रहा है, प्लीज़ इसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा तहे दिल से आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि दिक्कतें हो रही हैं, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 30, फॉलोइंग आइटम्स आर कैटेगराइज्ड अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। हमें बताना है कि कौन कौन से यहाँ पर आइटम्स जो हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आते हैं। तो बताइएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जानते हैं ना, बहुत अच्छे से जानते होंगे आप। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कहाँ चले गए हम लोग चले गए कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। उसमें 3 एक्टिविटीज़ होती हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में क्या क्या आता है भाई बताइए जरा सोच कर। परचेज ऑफ गुडविल आता है क्या? नहीं, परचेज ऑफ गुडविल इज़ नॉन करेंट एसेट्स। तो अगर नॉन करेंट एसेट्स आप परचेस करते हो, नॉन करेंट एसेट्स से जुड़ा कोई भी बात, कोई भी एक्टिविटी, वो इन्वेस्टिंग में जाती है।
ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, यस ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व आपका ऑपरेटिंग में ही आता है। और याद होगा अगर आपको, तो जब आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिविडेंड एंड रिजर्व निकाल रहे होते हो तो वहाँ पर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व को ऐड करते हो, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही पार्ट है। इशू ऑफ फ्रेश शेयर, बताइए नए शेयर इशू करते हैं तो शेयर आपको बताया हुआ है प्रीवियसली, अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं तो उसमें क्लियरली बताया है कि शेयर, डिबेंचर, लोन और बैंक ओवरड्राफ्ट, इन सब का कनेक्शन हमारे फाइनेंसिंग एक्टिविटी से होता है। अगर हमने शेयर इशू किया या रिडेम्पशन किया तो फाइनेंसिंग में जाता है, अगर हमने डिबेंचर इशू या रिडेम्पशन किया तो फाइनेंसिंग में जाता है, अगर हमने बैंक लोन रेज किया या रीपेमेंट किया तो फाइनेंसिंग में जाता है, और अगर हमने बैंक ओवरड्राफ्ट को इंक्रीज किया या डिक्रीज किया तो फाइनेंसिंग में जाता है। तो इशू ऑफ फ्रेश शेयर इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इट इज़ अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो हम लोग को अभी तक सिर्फ बी मिला। एंड नेक्स्ट डी को सुनते हैं। डी क्या है? गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, यस दिस इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जहां पर आप सेकंड स्टेज में एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स करते हो, वहीं पर आप गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी को लेस करते हो। तो यस एकदम करेक्ट है ये, बी और डी हम लोग का आंसर होने वाला है। तो देखा जाए हमारे पास ऑप्शन है कि नहीं, यस पहला ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए मिल गया हम लोग को, बी एंड डी इज द राइट आंसर, और इस कैंडिडेट ने भी करेक्ट आंसर किया है, गुड। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 इज ऑल अबाउट मैच द फॉलोइंग। और मैच द फॉलोइंग जब आ जाता है तो आपको मैंने पहले भी बताया है, फिर एक बार डिस्कस कर देता हूं कि आप सबसे पहले उस लिस्ट 1 के उस वाले पॉइंट को, आइटम को पढ़ना या चूज करना जिसके बारे में आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हो। जैसे कि लिक्विडिटी रेशियो का कनेक्शन किससे है आप ही बताइए। तो देखिए लिक्विडिटी रेशियो इज ऑल अबाउट करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। तो सिंपली हम लोग को दिख रहा है लिक्विडिटी रेशियो का लिस्ट 2 के किससे मैच करेगा? करंट रेशियो से मैच करेगा। ए का सेकंड हम लोग का किस ऑप्शन में मिल रहा है भाई? तो ए का सेकंड देखिए पहले ही ऑप्शन में मिल रहा है, तो बस बात ही खत्म हो जाती है और किसी में नहीं है, क्योंकि आप भी कॉन्फिडेंट हो कि लिक्विडिटी रेशियो का करंट रेशियो ही होता है। और अगर आपको फिर भी मन नहीं माने तो एक बार जरूर क्रॉस चेक जरूर करना चाहिए, इतना भी ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं सही है, आप तो जानते ही हो। तो सॉल्वेंसी रेशियो एक बार देख लो, सॉल्वेंसी रेशियो किससे कनेक्ट होगा? प्रोप्राइटरी से होगा क्या? अर्निंग पर शेयर से होगा? करंट एसेट्स टू टर्नओवर रेशियो से होगा? किससे होगा? तो सॉल्वेंसी रेशियो जो है वो प्रोप्राइटरी रेशियो होता है। कैसे? क्योंकि सॉल्वेंसी रेशियो में हम लोग क्या क्या फाइंड आउट करते हैं, उसमें हम लोग डेट टू इक्विटी रेशियो फाइंड आउट करते हैं, प्रोप्राइटरी रेशियो फाइंड आउट करते हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो फाइंड आउट करते हैं, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो क्या क्लियर हुआ? तो जब बी का भी फर्स्ट मिल गया एक्टिविटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो को मैंने आपको बता रखा है कि एक्टिविटी रेशियो इज ऑल्सो नोन एज टर्नओवर रेशियो। तो देखिए किसमें टर्नओवर का नाम लगा हुआ है? ऑप्शन नंबर 4 में, यानी सी का ऑप्शन नंबर 4 है, तो एकदम क्लियर मिल गया है हम लोग को, हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट है फॉर क्वेश्चन नंबर 31। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। द मनी रिसीव्ड फ्रॉम एप्लीकेशंस टू होम नो डिवेंचर्स हैव बीन अलॉटेड विल बी। क्या करेंगे उन पैसों का जो जिन्हें एक भी डिवेंचर नहीं दिया गया और उनका एप्लीकेशन मनी मेरे पास आ गया। द मनी रिसीव्ड फ्रॉम एप्लीकेशंस टू होम नो डिवेंचर्स हैव बीन अलॉटेड विल बी, क्या किया जाएगा बताइए आप। तो इसका आंसर मैं आप पे ही छोड़ देता हूँ, इतना आसान सवाल है ना, ये आप पे ही छोड़ देता हूँ। उस पैसे को हम रिफंड करेंगे, एडजस्ट करेंगे या यूज़ करेंगे बाद में, या रिफंड नहीं करेंगे, क्या करेंगे आप ही बताइए। देखिए भाई साहब जो हैं हमारे जो कैंडिडेट हैं, ये इन्होंने बी लगा दिया है, बिल्कुल गलत जवाब है। आप अपने आंसर कमेंट में मुझे दीजिएगा, मैं वेट करता हूँ आपके कमेंट का, आपके फीडबैक का, और सच्चे दिल से बता रहा हूँ कि मैं आपके फीडबैक, आपके कमेंट का बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। अगर आपको लगता है कि मुझे और क्या सुधार करने की ज़रूरत है तो आप प्लीज़ बताएं मुझे, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपके फीडबैक का रिस्पॉन्स आपको पॉजिटिव दूँ और उस पर काम करने की कोशिश करूँ ताकि और सुधार हो सके। तो आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 33? व्हाट विल बी द शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर हुज रेशियो वाज 1/4। डिसीज पार्टनर का शेयर बताना है हमें, जिसका शेयर कितना था? 1/4। इफ़ द टर्न ओवर इन ईयर ऑफ डेथ टिल द डेट ऑफ डेथ वॉज ₹8 लाख एंड इन प्रीवियस ईयर वॉज ₹20 लाख। एकदम क्लियर हो गया हम लोगों को कि ये कहाँ ले गया क्वेश्चन, हम लोगों को डेथ चैप्टर में ले गया है। और डेथ चैप्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो हमें फाइंड आउट करनी होती है, वो है मरे हुए पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट, है ना, पता होगा आपको ये बात। और उसको भी निकालने के 2 मेथड होते हैं ना, उसको निकालने के 2 मेथड होते हैं। कौन कौन से 2 मेथड होते हैं बताइए, याद है आपको? उसको निकालने के कौन कौन से 2 मेथड होते हैं? एक होता है टर्नओवर वाला मेथड, टर्नओवर जिसको हम लोग सेल्स बेसिस भी बोलते हैं, टर्नओवर बेसिस और सेल्स बेसिस, और एक होता है टाइम बेसिस। टाइम बेसिस को मैंने एक नाम दे रखा है प्रॉफिट बेसिस मेथड। इसमें प्रॉफिट का ज़्यादा रोल होता है, जो भी फर्म ने कमाया होता है उस प्रॉफिट का। चलिए तो सेल्स बेसिस में क्या है, हम लोग को क्वेश्चन एकदम इंडिकेट कर रहा है कि आपको सेल्स बेसिस लगाना है। तो इसमें देखिए होता ये है, सुनिएगा ध्यान से, इसमें होता यह है कि पिछले ईयर जो हमने सेल किया होता है उस पर जो भी हमने प्रॉफिट कमाया होता है उसका एक प्रॉफिट परसेंटेज पता करते हैं, और जो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट परसेंटेज आया होता है उसी को अज्यूम कर लेते हैं कि नेक्स्ट ईयर भी उतना ही प्रॉफिट होगा। पूछिए ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए डेथ तो कोई डिसाइडेड डेट पे नहीं होता ना, कोई पहले से प्री डिटरमाइंड डेट पर तो डेथ नहीं होती ना, डेथ तो कभी भी हो सकती है, इट इज़ इनवॉलंटरी इन एक्शन। तो अब मान लीजिए कि कोई पार्टनर इन बिटवीन ईयर के डेथ कर गया, तो क्या हम उसी दिन अपने बिजनेस का प्रॉफिट लॉस निकालना शुरू कर देंगे उस डेथ की वजह से? नहीं, हम लोग उस दिन नहीं, जैसे हम लोग की अकाउंटिंग क्लोज होती है 31 मार्च को, तो हम लोग 31 मार्च को ही क्लोज करेंगे, उसी दिन प्रॉफिट लॉस निकलेगा। तो एक एजम्पशन बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, अज्यूम करने लगते हैं
उसके हिस्से और जो प्रॉफिट का हिस्सा है वो निकालने के लिए। तो उसके लिए हम लोग या तो अपने प्रीवियस ईयर की प्रॉफिट को बेस बनाते हैं, या तो हम अपने प्रीवियस ईयर के हुए सेल्स पर हुए प्रॉफिट को बेस बनाते हैं। तो एक पार्ट हो गया ये टर्नओवर बेसिस, एक पार्ट हो गया प्रॉफिट बेसिस या टाइम बेसिस। तो हमारा क्वेश्चन देखिए हम लोग को क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि जब उसकी मौत हुई थी, मीन्स ईयर के शुरुआत से टिल द डेट ऑफ डेथ कितना था सेल, 8 लाख का सेल था। एंड इन प्रीवियस ईयर सेल कितना था, 20 लाख था। और प्रॉफिट इन प्रीवियस ईयर कितना था, 4 लाख था। तो प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट और प्रीवियस ईयर के सेल की मदद से प्रीवियस ईयर का हमें प्रॉफिट परसेंटेज मिल जाएगा। बोलिए हाँ या ना। अब देखिए ये थोड़ा सा जा रहा है प्रॉफिट परसेंट वाला जो चैप्टर है ना, प्रॉफिट लॉस वाला चैप्टर, वहाँ पर। तो प्रॉफिट परसेंट हम कैसे निकालते हैं, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट अपॉन प्रीवियस ईयर का सेल इंटू 100। ओके, तो देखिए कितना आसान है, 20% आ गया हम लोग का प्रीवियस ईयर प्रॉफिट परसेंटेज, और इसी 20% को हम लोग अप्लाई कर देंगे ऑन करेंट ईयर सेल्स टिल द डेट ऑफ डेथ। तो डेट ऑफ डेथ तक का सेल कितना था, 8 लाख था। 8 लाख पे हमने 20% निकाला तो हम लोग का कितना आ गया, 1,60,000। बट इट इज़ नॉट द शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर। अभी हमें डिसीज पार्टनर का शेयर भी निकालना है। तो डिसीज पार्टनर का शेयर निकालने के लिए हम 1/4 करते हैं, और 40,000 हमारा जो आंसर आता है, ये ऑप्शन नंबर हम लोग को ए पे मिल रहा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। उम्मीद है कि आपका अच्छे से रिवाइज भी हो गया होगा ये डेथ वाला जो टॉपिक था। फटाफट से मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, इफ़ अमित अ पार्टनर विड्रू ₹10,000 पर मंथ, इन द एंड व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इफ इट इज़ कैलकुलेटेड एट द रेट 8% पर एनम। हम लोग को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, और मेरे को ऐसा लगता है कि ये तो आप इतना प्रैक्टिस किए होते हो कि ये रॉन्ग होना ही नहीं चाहिए। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कितने मेथड्स होते हैं, चलिए इसी पर रिकॉल कर लीजिए तो फटाफट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के 3 मेथड्स होते हैं, कौन कौन से, एक हम लोग का सिंपल मेथड होता है, एक हम लोग का प्रोडक्ट मेथड होता है, और एक हम लोग का एवरेज मेथड होता है। सिंपल मेथड कब लगता है, जब एनुअल ड्राइंग हो रही हो, साल में एक बार ड्राइंग हो रहा हो। और प्रोडक्ट मेथड कब लगता है, जब साल में कई ड्राइंग्स हो रहे हों और अलग अलग डेट पर हो रहे हो, अलग अलग अमाउंट हो रहा हो। और एवरेज मेथड कब लगता है, जब साल में कई ड्राइंग्स हो रहे हो बट इक्वल गैप पर हो रहा हो और इक्वल अमाउंट पर हो रहा हो। तो देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ करके एकदम क्लियर हो जा रहा है कि कौन सा मेथड लगने वाला है। इफ़ अमित अ पार्टनर विड्रू 10,000 पर मंथ मीन्स हर महीने वो पैसे निकाल रहा है 10,000 रुपये। तो अमाउंट भी सेम हो गया, गैप भी सेम हो गया, और इन द एंड ऑफ एवरी मंथ वो निकाल रहा है। तो इसके लिए हम लोग का एवरेज का फॉर्मूला होता है, वहाँ पर जो एवरेज होता है वो हम लोग के लिए बहुत मायने रखता है। और इस एवरेज का मैं आपको वीडियो कंप्लीट हो जाने के बाद एक शॉर्ट वीडियो बनाकर दूंगा, कितनी आसानी से आप वो सारे एवरेजेस याद रख सकते हो। प्रॉमिस कर रहा हूँ कि एकदम मीन्स मिनट नहीं लगेगा, उस 1 मिनट का जो वीडियो होगा ना, उस 1 मिनट में ही आप पूरा सीख जाओगे, गारंटी दे रहा हूँ। तो बहुत ही आसान तरीका है जिसको कि हम लोग फटाक से सीख सकते हैं कि हाउ टू लर्न एवरेज फॉर डिफरेंट इंटरवल्स, कि अलग अलग इंटरवल का क्या एवरेज आने वाला है। तो चलिए फॉर्मूला फटाफट से लगा दिया जाए। हम लोग का फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 और इंटू एवरेज ऑफ फर्स्ट मंथ ऑफ ड्राइंग एंड लास्ट मंथ ऑफ ड्राइंग डिवाइडेड बाई 12। उम्मीद है कि फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, ठीक है। तो फटाफट से लगाया जाए। 10,000 पर मंथ की ड्राइंग है तो पूरे साल में कितना हो जाएगा, इंटू 12 करना पड़ेगा ना। देखिए बच्चे यहीं पे गलत करते हैं, 10,000 लेकर बस आगे बढ़ जाते हैं, इंटू 12 करना भूल जाते हैं। ऐसे ही पर क्वार्टर में भी इंटू 4 करना भूल जाते हैं। तो देखिए आप इन सब मिस्टेक्स को मत करिएगा। बोर्ड्स के पेपर में अगर आपसे हुआ है तो फिर भी ध्यान दीजिएगा कि अब ना हो। ये एक क्वेश्चन जो है आपको 5 नंबर देगा, आपके हर एक सही जवाब पे आपको 5 नंबर मिलने वाला है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो 1,20,000 हो गया, 8/100 हो गया, और एवरेज हो गया 5.5/12 यानी 12। और जब आप पूरी तरीके से सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 4400। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। कोई भी डाउट लगे तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कॉल मत करना। नंबर इज़ 7239068888। ठीक है, आप इस क्वेश्चन पेपर को पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे जरूर से चले जाना, चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको वहाँ पर मिलते रहेंगे। और अकाउंट्स के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं, बीएसटी के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और इकोनॉमिक्स के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो अपलोडेड हो चुके हैं। जो लोग चैनल से पहले जुड़े हुए हैं उनको पता चल भी गया होगा, उन्होंने पेपर अभी तक रिसीव भी कर लिया होगा, सॉल्व भी कर लिया होगा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर CUET एग्जामिनेशन। भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप सबका अच्छा मार्क्स आए और आपको अच्छे कॉलेजेस मिले। क्वेश्चन नंबर 35 पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मैच द फॉलोइंग, फिर से सामना हुआ है और शेयर फॉर फीचर लिस्ट 1 में दिया हुआ है। और इसको बताइए आप किससे कनेक्ट कराओगे लिस्ट 2 में। शेयर फॉर फीचर का रिजर्व कैपिटल से कोई लेना देना है क्या? नहीं। प्रोराटा अलॉटमेंट से? नहीं। कैपिटल रिजर्व से हो सकता है, कैपिटल रिजर्व से हो सकता है। कैसे? क्योंकि जो फॉरफीट किया हुआ पैसा होता है यही आप ना फिर लास्ट में कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हो। आपने शेयर चैप्टर पढ़ा है ना, तो लास्ट क्या एंट्री होती है? यही एंट्री होती है ना, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो शेयर फॉर फीचर में रखा सारा पैसा किसमें ट्रांसफर होता है? कैपिटल रिजर्व में। चलिए फिर भी हो सकता है कैपिटल रिजर्व किसी और का आंसर हो, फिर भी देखते हैं। अनकॉल्ड कैपिटल किसको कहेंगे आप? अनकॉल्ड कैपिटल आप किसको कहेंगे?
अनकॉल्ड कैपिटल आप किसको कहेंगे? अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप क्या बोलते हैं? मेरा ट्रिक अपनाइए, आप तुरंत आगे पे चलिए। ओवर सब्सक्रिप्शन, अरे वाह वाह वाह, ये तो सबसे आसान मुद्दा आ गया। ओवर सब्सक्रिप्शन में ही तो प्रोराटा अलॉटमेंट होता है, यानी सी का सेकंड हम लोग का कंफर्म हो गया और लगभग ए का थर्ड भी कंफर्म ही था। तो देखा जाए क्या किसी ऑप्शन में हम लोग को ए का थर्ड और सी का सेकंड मिल रहा है? तो देखिए पहले ही ऑप्शन में ए का थर्ड मिल रहा है और किसी ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, और सी का सेकंड हम लोग को सिर्फ पहले ऑप्शन में मिल रहा है, यानी हम लोग का कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही जा रहा है। और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, इसका क्या होता है, कब होता है ये? तो देखिए डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर एक ही समय पे हो सकता है, वो है री इशू ऑफ शेयर। क्योंकि आप जानते हो कि फर्स्ट टाइम इशू करते वक्त आप डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते हो शेयर को, सिर्फ प्रीमियम पे कर सकते हो, पार पे कर सकते हो, बट डिस्काउंट पर नहीं कर सकते हो। तो बिल्कुल करेक्ट है डी का फोर्थ ऑप्शन। तो ए का थर्ड, सी का सेकंड, डी का फोर्थ जब मिल ही गया है तो फिर अब क्या, अब कुछ नहीं, अब आपका आंसर एकदम रेडी है। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। ज़्यादा सोचने का नहीं, फटाक से लगा देने का, इतना पर तो कॉन्फिडेंस आ ही जाना चाहिए कि हाँ मेरा आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 36 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, अगर आपने मेरे आंसर से चोरी कर लिया हो तो अच्छी बात नहीं है ना, मत चोरी क्या करो, पहले क्वेश्चन पढ़ लिया करो, उसके बाद ही आंसर की ओर सोचा करो। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स who decided to dissolve their firm. Realization expenses were to be borne by Y, for which he was to be given remuneration of rupees 10,000. Actual expenses were rupees 12,000. How much amount will be transferred to Y's capital? देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही परेशान करने जैसा है। अगर किसी ने रियलाइजेशन एक्सपेंस वाले टॉपिक को अलग से पढ़ा है तो उसको तो तुरंत समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर किसी ने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है, ये डिसोल्यूशन चैप्टर का ये टॉपिक है, अगर नहीं पढ़ा है तो तुरंत वो भाई कंफ्यूज हो जाएगा और गलत आंसर पर टिक मार देगा, जैसा कि इस कैंडिडेट ने जिसने इसको सॉल्व किया है उसने भी किया है। और आपको बता दूं कि जब आप इसको देखोगे लिंक ओपन करके इस क्वेश्चन पेपर को, तो आपको शुरू में आंसर शीट जैसा कुछ दिखाई देगा, बट वो आंसर करेक्ट नहीं है, वो बच्चे का रिस्पॉन्स शीट है। बच्चे ने किस क्वेश्चन का क्या आंसर किया है वो है, तो आप उस पर ब्लाइंडली बिलीव मत करिएगा। मैंने इसीलिए बहुत मेहनत करके पूरा ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, सो दैट कि आप सही आंसर कर पाओ। तो चलिए देखते हैं, एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स जिन्होंने डिसाइड किया है फॉर्म को डिसॉल्व करने का, और रियलाइजेशन एक्सपेंस बॉर्न बाय वाई। चलिए आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पर BORNE बॉर्न या MET मेट ये वर्ड अगर लिख देता है ना, तो आपको समझ जाना है कि ये पेमेंट किसके द्वारा करी जानी है। पेमेंट के लिए आपको बताया जा रहा है कि ये पेमेंट किसके द्वारा करी जानी है, वाई के द्वारा करी जानी है, यानी वाई पूरी तरीके से पेमेंट करेगा और उसके लिए रिमनरेशन दिया गया है उसको 10,000। अब लीजिए एक और वर्ड सुन लीजिए, रिमनरेशन का मतलब तो होता है पारिश्रमिक, पारिश्रमिक मीन्स होता है मेहनत का फल। तो यहाँ पर वाई को क्या कहा गया कि भाई तू फॉर्म डिसॉल्व करवा दे और तू ये ले पैसे 10,000 रुपीज़। यानी जब भी रिमनरेशन वर्ड आ जाएगा ना, तो आपको तुरंत ये तय कर लेना है कि कौन है जिम्मेदार, मतलब जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदार फर्म हो जाती है। अगर रिमनरेशन वर्ड आ गया तो आपको क्लियर हो जाना है कि फर्म जिम्मेदार है पे करने के लिए, बट पे कौन कर रहा है, पे कर रहा है वाई, क्योंकि लिखा है बॉर्न बाय वाई, और बॉर्न लिखा हो मेट लिखा हो, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, ठीक है ना। तो जैसे ही रिमनरेशन वर्ड आ जाए आप सब कुछ भूल जाइए, अब बस इतना याद रखिए कि फर्म जिम्मेदार है, फर्म जो है यहाँ पर बीच में आ चुकी है, फर्म ने पैसा दे दिया है सो दैट कि उस रियलाइजेशन एक्सपेंस को फिल किया जा सके। और जब फर्म जिम्मेदार हो जाती है ना, तो फिर हम लोगों को रियलाइजेशन टर्म यूज़ करना होता है। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, कि अगर फर्म जिम्मेदार होती है तो रियलाइजेशन अकाउंट को हम यूज़ करते हैं, और अगर कोई पार्टनर जिम्मेदार होता है तो पार्टनर का अकाउंट डेबिट होने लगता है, ठीक है। थोड़े से और डीप डाउन आपको लेके चलता हूँ, थोड़े से और डीप डाउन चलते हैं कि यहाँ पर जिम्मेदार वर्ड मैंने क्यों कहा। देखिए यहाँ पर आपको डेबिट और क्रेडिट करने का यही रूल है कि समवन कोई होगा जो कि जिम्मेदारी लेगा और पे कोई और करेगा। मे बी फर्म जिम्मेदारी ले ले, फर्म रिस्पॉन्सिबल हो जाए रियलाइजेशन एक्सपेंस करने के लिए, बट पेमेंट हो सकता है कि किसी पार्टनर द्वारा कर दिया जाए, या हो सकता है कि फर्म द्वारा ही रियलाइजेशन मतलब करने के लिए जिम्मेदारी भी ली जाए और फर्म द्वारा ही पेमेंट भी किया जाए। तो कुछ भी कॉम्बिनेशन बैठ सकता है, इसके डिफरेंट केसेस हैं, आपने पढ़ा होगा। तो मैं हर क्वेश्चन के लिए एक शॉर्ट आंसर निकालने की कोशिश करता हूँ, सिंपल करने की कोशिश करता हूँ। तो बस आप ज़्यादा डीप डाउन नहीं जाइए, अगर आपको नहीं पता है तो बस आप इतना याद रखिए कि अगर फर्म को डेबिट करना है तो रियलाइजेशन टर्म यूज़ होगा, और अगर फर्म ही पेमेंट करती है तो बैंक टर्म यूज़ होता है। यानी पैसा कहाँ से जाता है, बैंक से। आई एम टेलिंग कि जब फर्म जिम्मेदार होती है तो रियलाइजेशन डेबिट होता है, और फर्म अगर पेमेंट करती है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होता है, ना कि रियलाइजेशन क्रेडिट होता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई पार्टनर जिम्मेदार हो जाता है, हाउ डू वी नो कि जिम्मेदार कौन है, तो आपको ये बॉर्न शब्द देखना है। बॉर्न और मेट जहाँ पर लिखा रहेगा आपको समझ जाना है कि ये जिम्मेदार पुरुष है, ये जिम्मेदार है। जिसके सामने बॉर्न लिखा है वो जिम्मेदार है, और जिसके सामने बियर लिखा होगा, बियर या पेमेंट, कौन बियर कर रहा है कौन पेमेंट कर रहा है, तो आपको समझ जाना है कि एक्चुअल में पेमेंट उसके द्वारा किया गया है। जिम्मेदारी कोई और ले सकता है, पेमेंट कोई और कर सकता है, ठीक है। ये मेरे शब्द हैं,
मे भी आपको थोड़ा अजीब लगे सुनने में, बट ये समझने के लिए आसान है। अभी तक जितने स्टूडेंट्स को समझाया उनको बहुत अच्छे समझ में आया। आपको 2 टर्म याद रखना है, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। एक जिम्मेदार कौन है, एक पेमेंट किसने किया। जो जिम्मेदार होता है उसको डेबिट करते हैं और जो पेमेंट करता है उसको क्रेडिट करते हैं, एकदम फिक्स रूल है। ठीक है, कैसे पता चलेगा कौन जिम्मेदार है, तो बॉर्न और मेट लिखा रहेगा। ठीक है, बॉर्न और मेट लिखा रहेगा तो उसको जिम्मेदार बना देंगे जिसके नाम के आगे बॉर्न या मेट लिखा होगा, और बियर या पेमेंट लिखा होगा तो उसके नाम के आगे क्रेडिट हो जाएगा, मतलब वो नाम क्रेडिट हो जाएगा जो बियर कर रहा होगा या जो पेमेंट कर रहा होगा। ठीक बात, इतना क्लियर हुआ। लेकिन मैंने यहाँ पर फर्म को क्यों डेबिट कर दिया, क्योंकि ये वर्ड आ गया। जब रिमनरेशन वर्ड आ जाएगा तो आपको तुरंत समझ जाना है कि जिम्मेदारी किसी और की नहीं, फर्म की ही है। फर्म ने जिम्मेदारी अपनी जो है वो फिलहाल वाई को कहा है कि जाओ भैया तुम पेमेंट कर दो ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। ठीक है, तो रियलाइजेशन विल बी डेबिटेड बिकॉज फर्म ने जिम्मेदारी ली है, और पेमेंट कौन कर रहा है, वाई कर रहा है। ठीक है, अच्छा एक बात और कि जब रिमनरेशन आ जाता है सामने जितने रुपए से, फिर चाहे रियलाइजेशन एक्सपेंस कुछ भी आया हो, एक्चुअल एक्सपेंस कुछ भी आया हो, हम 10,000 की ही एंट्री करते हैं। ठीक है ना, तो देखिए जो नहीं जानता है वो क्या करेगा, वो 2,000 का यहाँ पर जो डिफरेंस है वो लगा देगा कि वाई के अकाउंट में कितने ट्रांसफर किए जाएंगे, तो वो 2,000। देखिए इस कैंडिडेट ने भी वही किया है, बट आप ऐसा नहीं करोगे, आप 10,000 पर टिक लगाओगे। देखिए हो सकता है कि मैं इस क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा डिस्कस कर दिया हूँ, पर आप क्या करना, स्लो करके या फॉरवर्ड करके जैसे भी सुनना, रिपीटेडली सुन लोगे तो आपको भी क्लियर हो जाएगा कि क्या मैं कहना चाह रहा था। इसमें 2 टर्म है मेनली, जिम्मेदार और हु इज़ पेइंग। जो जिम्मेदार है वो डेबिट होता है और जो पे करता है वो क्रेडिट होता है। अगर रिमनरेशन वर्ड आ जाए तो फर्म जिम्मेदार हो जाती है, फर्म जिम्मेदार हो गई तो रियलाइजेशन टर्म यूज़ होगा डेबिट में, और पेमेंट करने के लिए बैंक टर्म यूज़ होगा। लेकिन अगर कोई पार्टनर जिम्मेदार होता है तो पार्टनर का नाम डेबिट होता है, और अगर पार्टनर पे कर रहा है तो पार्टनर का नाम क्रेडिट होता है। ओके, चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 40, लगातार ये 4 क्वेश्चंस कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के हैं, तो इसको हम लोग स्किप कर रहे हैं क्योंकि मुझे इसका करेक्ट आंसर नहीं पता, और इसका करेक्ट आंसर यहाँ मौजूद भी नहीं है, मैंने सर्च भी नहीं किया क्योंकि ये मेरा पार्ट नहीं है। तो आई एम सो सॉरी फॉर योर इनकन्वीनियंस फॉर दिस। बट 38 के बाद, 39 के बाद, 40 के बाद हम लोग सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 41 है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी हम लोग चल रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में। क्या लिखा, ऑन द बेसिस ऑफ केस स्टडी गिवन बिलो आंसर द क्वेश्चन विच फॉलोज। मिक्कू ऑन एलुमिनाई ऑफ IIT दिल्ली इनिशिएटेड हिज स्टार्टअप गजानन लिमिटेड in the year 2016. His profit in the year 2021 after all appropriation was rupees 6,25,000. This profit was arrived after taking following items into consideration. तो ये जो प्रॉफिट हम लोग के सामने आया है 6,25,000 रुपये, ये इन सारी बातों को कर लेने के बाद, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, देख रहे हैं आपने लिखा है यहाँ पे क्या लिखा है, देख रहे हैं, आफ्टर टेकिंग फॉलोइंग आइटम्स इनटू कंसिडरेशन, ये सारे आइटम्स का ध्यान रख के जो प्रॉफिट आया है वो आया है 6,25,000 रुपये। तो हम लोग क्या करेंगे, भाई, क्वेश्चन अभी तो गिवन ही चल रहा है, ये हम लोग के सामने कुछ लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, गुडविल, ये सब दिया हुआ है, और अदर डिटेल्स में यहाँ पर हम लोग को प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इंटरेस्ट और ट्रेड पेबल इस टाइप का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 41 अब शुरू होता है कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या होगा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो बताइए ये आपने कहाँ सुना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपने सुना होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी के एकदम स्टार्टिंग में, है ना। तो ये हम लोग कौन से चैप्टर में है, कैश फ्लो में है ना। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का सबसे पहला काम ही हमारा यही होता है कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पता लगा लें। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स पता लगाने के पहले हम लोग को दिया क्या होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दैट इज PAT, एंड इसी को हम लोग EAT भी कहते हैं ना, अर्निंग आफ्टर टैक्स। कितना दिया, 6,25,000। और अगर आपको वो फॉर्मेट याद है बहुत अच्छे से तो आप जानते होंगे कि इसमें क्या क्या ऐड किया जाता है। देखिए मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को जब बिफोर टैक्स बनाना हो तो इसको पूरा इसका नाम ऐसे बोलो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिविडेंड एंड रिजर्व, TDR, प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिविडेंड एंड रिजर्व। तो जिसका भी नाम बिफोर के बाद लिखा है उन सबको ऐड कर देना है, तो आफ्टर से बिफोर बन जाएगा। और आप भी जानते हो उल्टी चाल चलनी हो तो ऐड वाले आइटम्स को लेस करते हैं, लेस वाले आइटम को ऐड करते हैं। तो टैक्स को क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर लेंगे, डिविडेंड को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, और रिजर्व को भी ऐड कर लेंगे। एक आइटम और होता है जो लेस होता है, वो रिफंड ऑफ टैक्स। जनरली हम लोग को किसी क्वेश्चन में देखने को नहीं मिलता है, मैंने बोर्ड्स के पेपर में देखा है, वो भी UP बोर्ड के पेपर में रिफंड ऑफ टैक्स आया हुआ था, तो रेयरली ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व को ऐड कर लिया गया, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को ऐड कर लिया गया। और क्या आपको पता है कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो होता है, हालांकि इसकी कहानी तो बड़ी होती है कि एक टैक्स पेड होता है, एक टैक्स मेड होता है, टैक्स मेड को ऐड करते हैं, पेड को लास्ट में लेस करते हैं। बट व्हाट इफ़ कि जब आपको टैक्स पेड और मेड अलग ना दिया हो, तो जो प्रोविजन फॉर टैक्स होता है ना, इसी एक वैल्यू को मेड भी मानते हैं और इसी एक वैल्यू को पेड भी मानते हैं। ये रूल आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो आप इसको रिमाइंड कर लीजिए। प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है, 2,70,000। जब सब ओवरऑल प्लस किया गया तो क्या आ गया, 12,50,000 इज आवर PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया हमारा। ठीक है,
तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया हमारा ऑप्शन में है या नहीं, ऑप्शन में यस ऑफ कोर्स, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी 12,50,000। अब देखिए कुछ बच्चे यहाँ पर क्या गलती कर बैठेंगे कि उसने क्वेश्चन ने बोला बिफोर टैक्स तो वो सिर्फ टैक्स ऐड कर देंगे, तो देखा जाए क्या इसका रॉन्ग आंसर भी मौजूद है क्या, तो 6,25,000 और 2,70,000 ये आ रहा है 8,95,000। यस देखिए ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ पर मौजूद है। इस कैंडिडेट ने तो अटेम्प्ट नहीं किया है, ये तो इस वोल्केनो से बाहर आ गया है, बच गया ज्वालामुखी से। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, क्योंकि आप बहुत अच्छे से जान गए हो अब भी कि बिफोर टैक्स बोलने का मतलब टैक्स डिविडेंड रिजर्व तीनों होता है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पे मूव करते हैं। जस्ट नेक्स्ट क्या लिखा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस क्या होगा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कैसे आता है, याद है आपको। तो अब इसी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। जब पीबीटी आ जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो उसके बाद हम एडजस्टमेंट्स करते हैं ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कुछ करते हैं, एडजस्टमेंट्स ऑफ नॉन कैश और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो बस वही करना है, जैसे ही आप वो करोगे आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ जाएगा, यानी हम लोग का सेकंड स्टेज होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो देखिए हमारे को क्या ऐड करना होता है, क्या लेस करना होता है। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को समझाता हूँ कि जिन वजह से हमारा प्रॉफिट घट जाता होगा उनको ऐड कर लेना, और जिन वजहों से, जिन रीज़न से तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ जाता होगा उनको लेस कर देना। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 42 हमसे यही मांग रहा है ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो क्या होगा बताइए। अब हम लोग को मूव करना होगा ऊपर साइड जहाँ पे क्वेश्चन अवेलेबल है, और ऐसे कौन कौन से आइटम है जो हम लोग ऐड कर सकते हैं और या लेस कर सकते हैं। तो देखिए लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स क्या है, 5 लाख रुपये। तो बताइए इससे मेरा प्रॉफिट घटता है ना, ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, तो इसको हम लोग ऐड कर लिए। फिर इसके बाद गुडविल रिटर्न ऑफ, ये देखिए ये नॉन कैश आइटम है, इसको हम लोग ऐड कर लिए, इससे मेरा प्रॉफिट घटता है। ट्रांसफर टू रिजर्व कर चुके हैं, टैक्सेशन कर चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पेड, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पेड ये देखिए नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, ये भी ऐड हो गया है कि नहीं। तो ये सारे ऐड हुए, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 22,95,000, क्योंकि और कुछ करने लायक नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये सारे एडजस्टमेंट्स वाले पॉइंट यहीं पर दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये आंसर हम लोग का देखा जाए ऑप्शन में अवेलेबल है कि नहीं, 22,95,000, 22,95,000। क्वेश्चन नंबर 42 कहाँ गए भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 42 देखा जाए यस ऑप्शन नंबर ए। और ये देखिए कैसे छोटा सा लिख दिया है, देख के ही लग रहा है कि ये कहीं सही ना हो जाए, और बहुत से बच्चे तो तुक्का भी मारते हैं, तो जो अजीब लगता है, जो अजीब दिखता है उसी पे टिक मार देते हैं। मैंने तो ऐसा किया हुआ है पहले भी। तो 22,95,000 हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पे अवेलेबल है। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग चूज द आइटम विच वुड बी मेंशन्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑल्सो। बताइए इसमें जितने भी नेम है इनमें से कौन सा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी जाने वाला है। तो ये तो बहुत आसान आंसर है, बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आप कैश फ्लो पढ़े हो तो आपको हंसी आ जाएगी क्वेश्चन देखकर कि प्रोविजन फॉर टैक्स, ये तो हमारा पीबीटी निकालते वक्त जाता है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, यस दिस इज द आइटम। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो होता है ये आपके एडजस्टमेंट में भी आता है, क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, एंड सिंस ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम है बट ये एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट भी बनता है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या आता है, इशू ऑफ शेयर, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, और शेयर पे हमें डिविडेंड पे करना पड़ता है तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाता है, और अगर डिवेंचर होता है तो उसमें हमें इंटरेस्ट पे करना होता है, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाता है कि नहीं। जितनी बार आए ना उतनी बार रिकॉल करिए, क्यों नहीं बैठेगा दिमाग में, ज़रूर बैठेगा दिमाग में है। आप बताइए कोई ऐड देखते हो आप तो याद करते हो उसको, नहीं ना, ऐड याद नहीं करते हो। इन द सेम वे आप देखते देखते क्या करते हो, सुनते सुनते क्या करते हो, याद कर लेते हो। वैसे ही यहाँ भी है, जितनी बार आए उतनी बार रिपीट करो, क्यों नहीं बैठेगा दिमाग में। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हम लोग को आंसर मिल चुका है, बट फिर भी हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस चेक मारेंगे। गुडविल रिटर्न ऑफ क्या फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, नो नेवर, ये तो बस एडजस्टमेंट का पार्ट होता है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, नो, ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम तो है पर ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पेड। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 44, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर टैक्स विल बी। अब देखिए आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का वो आंसर मांग रहा है जो बस कह सकते हैं कि मेन आंसर के एक कदम पहले होता है। पूरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखिए हम लोग के 4 पार्ट में होता है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हमारा पूरा ऑपरेटिंग जो होता है 4 पार्ट में होता है, मैं बच्चों को ऐसे ही सिखाता हूँ। पहला स्टेज जो होता है आपका पीबीटी होता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिविडेंड एंड रिजर्व। दूसरा स्टेज आपका एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स या नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। तीसरा स्टेज आपका होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और जैसे ही इसमें आप इनकम टैक्स या जो भी आपका टैक्स है वो पेड करते हो तो आपका फाइनल आंसर आ जाता है। यानी 4 स्टेप हैं जहाँ पर आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में अपनाते हैं और आपका आंसर आ जाता है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या बनाना है, हम लोग को बोला है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी चाहिए बट बिफोर टैक्स वाला चाहिए, मतलब जस्ट टैक्स माइनस होने से पहले और ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस होने के बाद। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस का आंसर तो हम लोग का पहले ही ऊपर आया था 22,95,000, यहीं से आगे कंटिन्यू कर दिया है मैंने। देखिए यही स्मार्ट वर्क है और यही पैराग्राफ वाले क्वेश्चन की एक खास बात है, पढ़िए एक बार, मजा लीजिए 5 बार।
तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस हम लोग का 22,95,000 है, और उसके बाद वर्किंग कैपिटल चेंजेस करने के लिए हम लोग को क्वेश्चन में मूव करना होगा, गिवन के पास जाना होगा, और आपको शायद पता होगा कि वर्किंग कैपिटल का पूरा कनेक्शन करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज से होता है। तो देखिए इसीलिए हम लोग को ये अदर डिटेल्स दिया हुआ था, जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंस ये करंट एसेट्स होता है, अक्रूड इंटरेस्ट करंट एसेट्स होता है, और ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी होती है, इन्वेंट्रीज करंट एसेट्स होता है। करंट एसेट्स का बढ़ना, कैश का घटना, बिकॉज करंट एसेट्स इज इन इनवर्स रिलेशन विथ कैश, एंड करंट लायबिलिटीज़ का बढ़ना, कैश का बढ़ना। तो कोई आप एक याद कर लो, मेरे ख्याल से आपको करंट लायबिलिटीज़ याद करना चाहिए, ज़्यादा बेहतर होगा। जैसा रिलेशन करंट लायबिलिटीज़ का कैश से है वैसा है ठीक अपोजिट कनेक्शन करंट एसेट्स का कैश से है। तो इफ़ करंट लायबिलिटी इंक्रीजेज कैश ऑल्सो इंक्रीजेज, इफ़ करंट लायबिलिटी डिक्रीजेज कैश ऑल्सो डिक्रीजेज। तो इट मीन्स कि इफ़ करंट एसेट्स इंक्रीजेज कैश डिक्रीजेज, इफ़ करंट एसेट्स डिक्रीजेज कैश इंक्रीजेज। बस आपको याद रखना है। और जब जब इन कैश में इंक्रीज होगा ऐड करेंगे, और जब कैश में डिक्रीज होगा लेस करेंगे। देखिए मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व तो किया है, पर इसमें एक प्रॉब्लम नज़र आ रही है मुझे, या तो क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है या तो ऑप्शन गलत है, कुछ तो है प्रॉब्लम। आप भी ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कि क्या मैं अपनी जगह सही हूँ। देखिए जब मैंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद का प्रोसेस अपनाया, हमने प्रीपेड एक्सपेंस में देखा कि वो पहले से घट गया है, और डिक्रीज इन करंट एसेट्स शोज इंक्रीज इन कैश, तो हमने ऐड कर लिया इसको। 15,000 का डिफरेंस था, 25,000 और 10,000 के बीच में 15,000 का डिफरेंस था, ऐड हो गया। एक्रूड इंटरेस्ट इज करंट एसेट्स जो कि 40,000 था 68 हो गया। करंट एसेट्स इंक्रीज हुआ, कैश डिक्रीज हुआ, हमने लेस कर दिया अक्रूड इंटरेस्ट को। डिफरेंस कितने का आ रहा था? डिफरेंस 28,000 का था, देख लीजिएगा आप भी। और ट्रेड पेबल्स करंट लायबिलिटी है, देखिए क्या हुआ है, 7 लाख से 4 लाख हुआ है, घट गया है। तो घट गया है, अभी भी बात हुई थी ना, करंट लायबिलिटीज घटता है, कैश ऑल्सो डिक्रीजेज, तो ट्रेड पेबल भी 3 लाख रुपीज़ माइनस हो गया। और इन्वेंट्रीज में 6,50,000 था, इन्वेंट्रीज इज करंट एसेट्स, 6,50,000 से 5,50,000 हो गया, करंट एसेट्स डिक्रीज हो गया, और करंट एसेट्स डिक्रीज होता है तो कैश इंक्रीज हो जाता है। तो इसको हमने क्या कर लिया, ऐड में रख लिया। तो ओवरऑल आंसर आया 20,82,000। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग आंसर आ रहा है 20,82,000, और ऑप्शन में चलें तो 20,82,000 नहीं है बल्कि 26,82,000 है, यानी 3 लाख का डिफरेंस आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, 82,000 और किसी में नहीं है। मे भी मेरा पूरा आंसर रॉन्ग हो, क्योंकि भाई देखिए मैं पूरी तरीके से इस बात पे बिलीव करता हूँ कि नो बडी इज़ परफेक्ट, तो फिर भी मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको सही ही आंसर दूं। आप मेरी ये गलती होगी अगर कहीं से भी तो निकालिएगा ज़रूर, और बताइएगा ज़रूर कि सर यहाँ पे आप गलत किए हैं। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है और आपने इतने सीरियसली क्वेश्चन को लिया है, तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो 20,82,000 मेरा आ रहा है, और ऑप्शन में 26,82,000 मुझे राइट नज़र आ रहा है। बट ये जो 3 लाख का डिफरेंस यहाँ पर दिख रहा है ना, ट्रेड पेबल्स वाला, यहीं पर मुझे डाउट है। ट्रेड पेबल्स वाले में मुझे डाउट है कि ये 3 लाख का डिक्रीज़ नहीं है, ये इंक्रीज़ है। अगर ये 2020 में 4 लाख रहता और 2021 में 7 लाख हो जाता, तो ये हमारा आंसर बिल्कुल राइट होता। और मे बी मुझे ये उम्मीद है कि यहीं पे रॉन्ग है। और मान लीजिए कि इन क्वेश्चन पेपर आपका ऐसा कोई रॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है और आपने उसको अटैम्प्ट किया है तो आपको मिलते हैं फुल मार्क्स। अगर आपने अटैम्प्ट नहीं किया है तो फिर उसका कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। हालांकि ये बात आप कैसे ही पता लगा लोगे कि क्वेश्चन गलत है कि नहीं। हाँ, जो हाईली कॉन्फिडेंट होता है, जिसका कॉन्सेप्ट 100% क्रिस्टल क्लियर होता है, वो कॉन्फिडेंट हो जाता है किसी क्वेश्चन को लेकर के कि हाँ क्वेश्चन में कहीं कहीं गड़बड़ है। तो हम लोग बात क्लियर कर चुके हैं कि ऑप्शन नंबर बी, मुझे तो नज़र आ रहा है कि ऑप्शन नंबर बी होगा। मैंने लिखा आई गेस बी इज़ करेक्ट, देयर इज़ मिसप्रिंट, यहाँ पर मिसप्रिंट नज़र आ रहा है। और इसी की वजह से हमारा अगला आंसर भी डाउट में चला जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए हमसे पूछा है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होगा, और अगर मेरा ये आंसर 20,82,000 है, इसके अकॉर्डिंग अब हम आगे बढ़ते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फाइनल आंसर निकालने के लिए अभी हमने बात किया था ना कि 4 स्टेजेस होते हैं। तो फाइनल आंसर निकालने के लिए हमको टैक्स पेड माइनस करना होता है, और हमारे क्वेश्चन में टैक्स पेड दिया हुआ है। वही प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो दिया था, बताया था ना आपसे कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो होता है, अगर पेड और मेड अलग अलग ना दिया हो तो जो सामने है वही पेड है वही मेड है। तो हम लोग का ये देखिए प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 2,70,000 है। जब हम इस 20,82,000 में से माइनस करेंगे, जब हम 20,82,000 में से उस 2,70,000 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा क्या? हमारा आंसर आएगा 18,12,000। हमारा आंसर आएगा 18,12,000। बट बिकॉज ऑफ वो 3 लाख का जो डिफरेंस है उसकी वजह से आंसर यहाँ भी मिसमैच कर रहा है, 3 लाख के डिफरेंस की वजह से। तो अगर वो 3 लाख का डिफरेंस मेरे अकॉर्डिंग अगर राइट है, आप भी देखिए बताइएगा ज़रूर, तो हम लोग का आंसर 18,12,000 आएगा। और आपके ऑप्शन में वो डी नंबर दिख रहा है 12,000 वाला, जिसमें 24,12,000 दिख रहा है। और देखिए फिर से वही 6 लाख का डिफरेंस दिख रहा है। 6 लाख का डिफरेंस इसलिए दिख रहा है कि हमें 3 लाख ऐड करना चाहिए था, हम लोग 3 लाख लेस कर दिए हैं। तो अगर वो वापस से हम लोग ठीक करेंगे तो ये 6 लाख का डिफरेंस खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप वीडियो को पूरा देख रहे होगे, पर मेरे एनालिटिक्स तो कुछ और ही कहते हैं, पर कोई नहीं। अब एग्ज़ाम पास आ रहा है, आपको तो देखना ही चाहिए। मेरा देखो या किसी और का देखो, आपको देखना चाहिए पूरा वीडियो एकदम इत्मीनान से, और आपको अपने क्वेश्चंस खुद सॉल्व करने चाहिए। और ऑप्शंस के लिए आप यहाँ पर आकर के देख सकते हो, किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम लगे तो आप उसका एक्सप्लेनेशन सुन सकते हो और देख सकते हो। चलिए, ये हो गया क्लियर ना? बताइएगा
मैं वेट करूँगा आपके फीडबैक कमेंट का या सजेशन का या करेक्शन का। आपने देखा होगा अभी तक 2 गलतियाँ हुई हैं, दोनों गलतियों को मैंने अलग से वीडियो बनाकर करेक्ट किया है, और अगर यहाँ भी कोई मिस्टेक है तो ज़रूर करेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और पूरी तरीके से केस स्टडी, और फिर से एक अच्छी खबर है कि केस स्टडी आने से हम लोग को फ़ायदा होता है। पढ़ो एक बार, मजे लो 5 बार। इससे रिलेटेड हम लोग लगातार 5 क्वेश्चन करेंगे और हम लोग का ये पेपर का टारगेट भी कंप्लीट हो जाएगा। अरुण एंड राम आर पार्टनर्स इन अ रेस्टोरेंट बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन कैपिटल रेशियो। अरुण राम बिजनेस में है और उनका कैपिटल रेशियो में प्रॉफिट शेयरिंग होता है। देयर फिक्स कैपिटल फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फर्म वॉज ₹2 लाख एंड 1,50,000। इनका ये फिक्स कैपिटल भी दे दिया हम लोग को। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 बिफोर द अप्रोप्रिएशन ऑफ सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज ₹2,20,000। मीन्स सैलरी या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले जो प्रॉफिट था वो कितना था? 2,20,000 था, है ना। राम इज अलाउड अ सैलरी ऑफ 2,000 पर क्वार्टर। राम को सैलरी कितनी मिलने वाली है? 2,000 पर क्वार्टर। एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलना है? 10% पर एनम मिलना है, ठीक है। ड्यू टू द फर्दर एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस दे डिसाइडेड टू एंटर संजीव एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स। इट वॉज एग्रीड दैट संजीव will bring ₹1 lakh as capital and ₹50,000 as his share of goodwill. It was decided that he will give 1 lakh as loan to the firm for 3 years. चलिए अभी देखिए, ये कुछ बातें फंडामेंटल से भी हैं और कुछ बातें एडमिशन की भी आ गई यहाँ पे कि नए पार्टनर को इन्होंने एडमिट किया है। क्यों? क्योंकि अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते थे। और वो कितना रुपये लेकर आ रहा है बेचारा? वो 1 लाख रुपीज़ कैपिटल और 50,000 रुपीज़ एज गुडविल लेकर आ रहा है, ठीक। और 1 लाख रुपये का वो लोन भी दे रहा है फर्म को। तो देखिए, जब कोई पार्टनर एडमिट हो गया तो वो पार्टनर बन गया है और पार्टनर के द्वारा दिया गया लोन है। तो फिर इसका रूल आप जानते हो कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर डीड नहीं है या फिर उसको क्या रेट से इंटरेस्ट देना है उस लोन पे ये क्लियर नहीं है तो क्या होता है? रिकॉल कर लीजिए, यही बातें होने वाली है। चलिए, अब ये इतना क्वेश्चन हम लोग को समझ में आ चुका है, आइए देखते हैं। लिखा द अमाउंट ऑफ सैलरी टू बी शोन इन द डेबिट साइड ऑफ पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट विल बी। कितना प्यारा, कितना सिंपल, कितना दुलारा क्वेश्चन है। पीएल अप्रोप्रिएशन जब आप बनाएंगे तो कितनी सैलरी देंगे बताइए भाई? जितना लिखा था 2,000 पर क्वार्टर लिखा था तो 2,000 पर क्वार्टर के अकॉर्डिंग हम दे देंगे। और देखिए, आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए 2,000 ही ऑप्शन में दे दिया है, पर वहाँ पर क्वार्टर लिखा, उसका कोई तो मतलब होगा ना। तो पर क्वार्टर लिखने का मतलब कि 2,000 × 4 करना होगा। क्यों? क्योंकि पूरे 1 ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 होते हैं। तो टोटल कितना आ जाएगा? 8,000। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, 8,000, ठीक है। देखिए, इसके लिए मैंने एक नोट्स बनाया यहाँ पर कि एक चीज़ और आपको यहाँ पे सावधानी बरतनी होती है जब भी ऐसे क्वेश्चन आए फंडामेंटल से। और फर्म में अगर प्रॉफिट दिया ना तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना चाहिए? सबसे पहले आपको चेक करना चाहिए कि क्या आपके पास जो प्रॉफिट है वो सफिशिएंट है। इज़ द प्रॉफिट इज़ सफिशिएंट? अगर सफिशिएंट है तब तो बहुत अच्छी बात है, तब कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर प्रॉफिट इनसफिशिएंट हो जाता है तो याद होगा ना कि जो भी आपको पेमेंट्स करने हैं, जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं, उन्हीं के ज़रिए एक रेशियो बनाया जाता है, नया रेशियो, और उसी रेशियो पर काम करके फिर सारा जो प्रॉफिट होता है बढ़ता है, ठीक बात है ना। तो इसलिए आप ये एकदम अलर्ट रहना कि जब भी आपके सामने फंडामेंटल का क्वेश्चन आएगा, आपको माइंड में कर लो या रफली कर लो, करना ज़रूर कि प्रॉफिट जो आपका है वो सफिशिएंट है या इनसफिशिएंट है, ठीक है। तो हमने भी देखिए जल्दी जल्दी क्या किया, आईओसी निकाला, अरुण का, राम का, दोनों का मिला के 20, 15, 35,000 रुपये आया। सैलरी देखा 8,000 रुपये, तो 35, 8, 43,000 हुआ। तो हमने लिखा है सिंस एक्सपेंसेस आर वेरी मच लेस दैन फर्म्स प्रॉफिट। फर्म का प्रॉफिट जो है उससे काफ़ी कम है एक्सपेंस, तो आराम से दे सकते हैं हम लोग। 2,20,000 प्रॉफिट है हमारे पास। लेकिन अभी लेकिन का जवाब आएगा। ये लेकिन मैंने क्यों बोला? आगे बढ़ते हैं, इतनी भी जल्दी क्या है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी करेक्ट हो गया हम लोग का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड डैश साइड ऑफ पार्टनर्स डैश अकाउंट। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बारी आएगी जब देने की, वो हम पीएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट तो शो करते ही हैं, है कि नहीं? बताइए, करते हैं ना? पीएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट शो करते हैं। ये देखिए, मैंने पीएल एप्रोप्रिएशन बना दिया, पापा फॉर्मेट तैयार हो गया। तो इसमें हम लोग डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन सब लिखते हैं। लेकिन इसके अलावा पूछ रहा है कि इसके अलावा भी किस साइड, मतलब किस साइड और किस अकाउंट के किस साइड हम इसको नोट करते हैं। तो देखिए, क्या क्या बनता है? पीएल एप्रोप्रिएशन बनता है। पीएल एप्रोप्रिएशन के अलावा पार्टनर्स कैपिटल ही बनता है ना, तो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, इसके अलावा और कहाँ जाएगा? उसके खाते में जाके जुड़ेगा पैसा। और आपको पता है ना कि जब भी खाते में पैसा जुड़ता है आपको मैसेज क्या आता है? क्रेडिट का। चाहे वो आपका बैंक अकाउंट हो, चाहे आपका कैपिटल अकाउंट हो। कैपिटल अकाउंट इज़ लाइक बैंक अकाउंट। तो जो सैलरी इसको मिलेगी उसके कैपिटल अकाउंट में जुड़ेगी। बट देखिए, यहाँ पर आपको पूरी तरीके से कंफ्यूज करने के लिए रखा गया है। पहला बात कि जब पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा तो डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? तो क्रेडिट होगा, ये जवाब बिल्कुल सही है। और क्रेडिट वाला ऑप्शन हमारे पास 2 है, ए और सी। बट एक क्रेडिट के बगल में कैपिटल लिखा है, एक क्रेडिट के बगल में करंट लिखा है। कौन सा सही है?
अगर आपने मेरे आंसर में से देख लिया तो फिर बात ही खत्म। बट आपको ये याद रखना होगा कि जब भी आप ऐसे पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट की बात आती है तो आप तुरंत देखोगे कि आपका कैपिटल क्या शो कर रहा है। आपका कैपिटल क्या बोला था क्वेश्चन में, बोला था ना कि कैपिटल्स आर फिक्स्ड, दे आर फिक्स्ड कैपिटल। और जब भी क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल होता है, सारे ट्रीटमेंट जो होते हैं, जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं, वो करंट अकाउंट में शो होते हैं। तो क्रेडिट होगा ये तो कंफर्म हो गया था, बट कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट होगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट कि एक बार वो पीएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट तो होगा ही होगा, दूसरी बार वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट होगा। इट मीन्स करंट और क्रेडिट साइड जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। बहुत ही करीब है हम लोग आज अपने टारगेट को पूरा करने के। और क्वेश्चन नंबर 48 तो एकदम हलवा ही क्वेश्चन है, जो कि लेकिन करके मैंने अपने आप को रोक लिया था। अब वो लेकिन का जवाब आपको यहाँ देना है, और शायद आपने आंसर देख भी लिया होगा, और नहीं भी देखा है तो आप आंसर ऐसे ही बता दोगे, हंसते हंसते बता दोगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाई संजीव विल बी। संजीव को इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया जाएगा बताइए। संजीव जो नया पार्टनर जुड़ा था, 1 लाख रुपए दिया था, तो कहीं भी मेंशन नहीं था ना कि किस इंटरेस्ट रेट से उसको दिया जाएगा। तो याद होगा इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या रूल अप्लाई होता है, वही रूल अप्लाई हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोग कितना दे देंगे, 6% पर एनम। देखिए आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि इंटरेस्ट का नाम सुनते ही 6% पे मत कूद पड़िएगा। बहुत से बच्चे होते हैं सर इंटरेस्ट 6%, अरे बचवा पहले सुन लो कि इंटरेस्ट किस पर। एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी होता है, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन भी होता है। तो 6% पर एनम वाली जो बात है वो किस पर है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पर है, ना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे, ना कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे। इन सब पे इंटरेस्ट ना दिया हो तो इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं, कोई रूल नहीं है उसके लिए। ठीक है, तो 6% पर एनम इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 48 का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, क्वेश्चन नंबर 49। द अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ बोथ द पार्टनर्स विल बी। बताइए दोनों पार्टनर को कितना प्रॉफिट, टोटल कितना प्रॉफिट बटेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए बताइए, आप बताइए कि पार्टनर को हम प्रॉफिट कब देते हैं। पार्टनर को प्रॉफिट हम कब देते हैं, जब सारे एक्सपेंसेस कर लेते हैं तब देते हैं। और यहाँ तो एक्सपेंस का बाप भी बैठा हुआ है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, दैट इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। देखिए मैंने लिखा है ना, सिंस इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज ऑल्सो गिवन, हमें क्या करना होगा, सबसे पहले मेहमान नवाजी करनी होगी। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं उसमें मैंने बताया है कि हमारे फंडामेंटल चैप्टर में 3 गेस्ट होते हैं, कौन कौन से, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, मैनेजर्स कमीशन और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, मैनेजर कमीशन और रेंट टू पार्टनर। दीज 3 आइटम्स आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये अगर आ गए क्वेश्चन में तो आपको सबसे पहले इन्हीं लोगों को ट्रीट करना होगा, मीन्स आपको अपने प्रॉफिट में से इतना पहले हटाना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग का प्रॉफिट कोई भी एडजस्टमेंट से पहले 2,20,000 था, उसमें से सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हट गया 6,000, तो कितना हो गया 2,14,000। एंड देखिए वो जो मेरा IOC निकाला था वो काम आ गया। IOC जो हो गया अरुण और राम का कितना हो गया 35,000 दोनों का मिला करके, तो ये भी लेस हो गया। एंड सैलरी राम की 8,000 वो भी लेस हो गया। तो फाइनली हमारे पास जो बचा वो क्या बचा, 1,71,000। यही प्रॉफिट ना डिस्ट्रीब्यूट होगा। और आप बताइए किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा भाई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉफिट PSR में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और PSR क्वेश्चन में दिया है पर इन वर्ड्स लिखा है कैपिटल रेशियो। कैपिटल कितना था 2 लाख और 1.5 लाख। आप इसको शॉर्ट करोगे तो आपका क्या रेशियो बनेगा, जल्दी से बताइए। आपका रेशियो बनेगा 4:3। तो अगर हमें बांटना होता इस पर्टिकुलरली किसी पार्टनर का ये प्रॉफिट पूछा होता तो हम लोग 4:3 में से कोई एक यूज़ करके पर्टिकुलर पार्टनर का बता देते। बट हमसे क्या पूछा गया है, द अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ बोथ द पार्टनर्स। दोनों पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिलेगा, तो भाई टोटल जो मिलेगा इन लोगों को 1,71,000 मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। हमें क्या करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है अरुण, राम और संजीव के बीच। तो चलिए हम लोग को कहाँ ले गया, एडमिशन चैप्टर में। एडमिशन चैप्टर में हम लोग न्यू रेशियो निकाला करते थे ना, क्या आपको सारे रूल्स पता हैं। एडमिशन चैप्टर में जो न्यू रेशियोज निकालते हैं उनके क्या रूल्स हैं। उनके रूल्स भाई अलग अलग थे कि कभी होता था कि हम लोगों को न्यू रेशियो निकालना तो था पर नए पार्टनर के शेयर के अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता था, जिसको हम कहते हैं लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। जब लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन हो कि नया पार्टनर अपना शेयर किससे किससे ले रहा है, किससे किससे एक्वायर कर रहा है, तो फिर ऐसे में सॉल्यूशन कुछ और तरीके से होती है। फिर दूसरा था फुल इन्फॉर्मेशन, इसमें हमें क्लियरली पता होता है कि वो अपना शेयर किससे किससे ले रहा है, कितनी मात्रा में ले रहा है। और तीसरा होता है हम लोग का सरेंडर वाला केस, जिसमें हम लोग को सरेंडर वर्ड का सामना करने को मिलता है और उसमें न्यू पार्टनर का शेयर नहीं दिया होता है, न्यू पार्टनर का शेयर गायब रहता है थर्ड वाले केस में। तो देखा जाए इस क्वेश्चन में क्या है भाई, हम लोग पूरा क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, उसमें हम लोग को सिर्फ न्यू पार्टनर का शेयर बताया गया था कि वो 1/5 शेयर के लिए जुड़ रहा है। हमारा संजीव देख लिया जाए, क्रॉस चेक कर लिया जाए कि हमारा संजीव कितने शेयर के लिए जुड़ रहा है। देखिए लिखा था ना कि दे डिसाइडेड टू एंटर संजीव एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। तो बस इतनी जानकारी, और कहीं भी नहीं लिखा है कि अपना 1/5 शेयर किससे किससे एक्वायर कर रहा है। तो इट मीन्स कि ये लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन है। और लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो शायद आपको पता होगा कि टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म जो होता है उसको हम लेट कर लेते हैं 1, एंड 1 में से जो रिमेनिंग शेयर बचता है, 1 में से नए पार्टनर का देने के बाद जो रिमेनिंग शेयर बचता है वो पुराने पार्टनर्स को उनके पुराने रेशियो में बांट देते हैं। तो देखिए 1 में से 1/5 देने के बाद 4/5 बचा,
और अरुण को 4/5 का उसका पुराना रेशियो 4/7 मिल गया, राम को 4/5 का 3/7 मिल गया, संजीव 1/5 के लिए आया ही था। तो फाइनली ये सब करने के बाद हम लोग को रेशियो मिलता है 16:12:7, यानी आंसर मिल गया है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर द लास्ट आंसर। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो। हमने नेक्स्ट 25 क्वेश्चन यानी कि आज का टोटल 50 क्वेश्चन का टारगेट कंप्लीट हो गया। 2 दिनों में हमने इस टारगेट को पूरा किया है। ये वीडियो थोड़ा लेट पहुंच रही है आप तक, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। तो आप क्या करिए, एकदम मन लगा के तैयारी करते रहिए। मिलूंगा जल्दी से अगले वीडियो में और फिर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किया जाएगा। और अब मैं मूव करूंगा बीएसटी की ओर। तो इतने 2-3 क्वेश्चन पेपर हमने प्रीवियस ईयर के लगा लिए जिसमें बहुत सारा रिवीजन भी हो गया है। तो अब मुझे लगता है कि मुझे सब्जेक्ट चेंज करना चाहिए, बीएसटी पे आऊँगा और उसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। बट देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बीएसटी का होगा उसमें इतना लंबा चौड़ा डिस्कशन नहीं होगा। हाँ, कोई क्वेश्चन लगेगा कि डिस्कस करने लायक है तो कर दिया जाएगा, अदरवाइज मैं आपको उसका क्वेश्चन पढ़कर तुरंत आंसर करूँगा और वो वीडियो जल्दी से जल्दी आपको मिलेगा और कम ड्यूरेशन का होगा, तो आप बोर भी नहीं होगे। मुझे यकीन है कि आप मेरे इस वाले में बोर होते होगे, बट शायद आप मज़ा भी लेते होगे। और देखिए पढ़ाई क्या है, पढ़ाई कोई बोझ नहीं है जिसमें कि आप उसको टेंशन लेकर के पढ़ें। हाँ, बहुत से बच्चों के लिए वो बोझ हो जाता है, तो बोझ लेके पढ़ने वाले भाई मत करो ऐसा। लर्निंग विथ फन करने की कोशिश किया करो, अपनी पढ़ाई को ना हमेशा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश किया करो। कैसे आप उसको याद रख लोगे इंटरेस्टिंग ढंग से, मैं आपको कभी बताऊंगा अपने बारे में कि मैं कैसे किन चीज़ों को याद रखने की कोशिश करता हूँ। बहुत ही वियर्ड तरीके हैं। अगर आपके पास भी कोई तरीका है तो मुझे बताइएगा कि कैसे आप तैयार करते हो। चलिए अब बहुत ज़्यादा बात को आगे नहीं बढ़ाते हैं, अब आपको मैं यहीं पर छोड़ रहा हूँ। मिलूंगा जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप ज़बरदस्त तैयारी करते रहिए और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो दैट कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाए सारे, और इस क्वेश्चन का, इस पेपर का भी लिंक आपको मिल जाए और आप जम के पेपर लगाइए। और कहीं भी कोई डाउट होता है मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। थोड़ी सी बीच में डिस्ट्रैक्शन हुई थी, तबीयत ख़राब हो गई थी और आज थोड़ा सा ट्रैवल करने की वजह से लेट भी हुआ। ओके, चलिए कोई नहीं, लाइफ है, लाइफ का में सब कुछ होता रहता है। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।